मैं हूं आपके साथ सना वारिस। गुज़िश्ता दिनों मुल्क की दो अहम रियासतों हरियाणा और महाराष्ट्र के इंतखाबी नतायज चौंकाने वाले तो नहीं, लेकिन बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बनकर आए हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना को वोटर ने जादुई अदद तक तो पहुंचाया, लेकिन 2014 के मुकाबले बीजेपी को 17 सीटों का यहां नुकसान हुआ है, तो वहीं बीजेपी की हलीफ जमात शिवसेना को भी 7 सीटों का नुकसान हुआ है। उधर हरियाणा में किसी भी पार्टी को अक्सरियत हासिल नहीं हुई। हालांकि बीजेपी रियासत की बड़ी पार्टी बनकर उभरी तो जरूर, लेकिन वो अपने दम पर हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं। आम इंतखाबात में शानदार कामयाबी की लहर पर सवार बीजेपी को इन रियासतों में धमाकेदार कामयाबी की उम्मीद थी, लेकिन नतायज इसके बरक्स आए। महाराष्ट्र में एनसीपी ने अपनी जमीनी ताकत फिर से साबित कर दी है, तो हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की क़यादत में कांग्रेस ने गुज़िश्ता इंतखाबात के मुकाबले बेहतर मुजाहरा किया है। इलाकाई पार्टियों के मुजाहरे दिगर छोटी जमातों के लिए हौसला अफजा हैं। वहीं इन इंतखाबात से ये बात वाज़ेह हो गई कि अवाम ने बीजेपी के कौमी मुद्दों को ठुकरा दिया है। आज इसी मौजू पर जानेंगे अपने दो खास मेहमानों से उनका रुख अपने खास प्रोग्राम दो रुख में, और साथ ही साथ चलिए अपने दोनों खास मेहमान का तारुफ भी करा दे। हमारे साथ खास मेहमान मुंबई से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अबू आसिम आजमी साहब, जो कि सदर हैं महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के। आपको जीत के लिए बेहद मुबारकबाद। और साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से, जो कि जफर इस्लाम बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। आपका भी इस्तकबाल करते हैं। जफर साहब, सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहेंगे, कौमी मुद्दों को इन इंतखाबात से ये साफ वाज़ेह हो चुका है कि कौमी मुद्दों को अवाम ने बिल्कुल ठुकरा दिया है। जो बीजेपी लेकर आई बढ़ चढ़कर उसे इंतखाबी मुहिम में शोर शराबे के साथ और उसे बढ़ चढ़कर पेश किया, उन मुद्दों को अवाम ने पूरी तरीके से ठुकरा दिया है। देखिए, मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है जब आप इस तरह की बात कर रही हैं, इसलिए कि अगर आप इंतखाबात के बारे में बात करें तो उसके जो रिजल्ट आए हैं उसके बारे में भी आप जिक्र करें। आप ऐसे तरह से पेश कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी को कि भारतीय जनता पार्टी इस इलेक्शन में हारी हुई पार्टी। नहीं, मैंने कहा ना, आपने शायद इंट्रो हमारा सही से सुना ही नहीं। बड़ी पार्टी आपने शायद इंट्रो सुना ही नहीं जफर साहब, आपने शायद इंट्रो सुना ही नहीं। मैंने कहा कि पहले के मुकाबले यानी 2014 के मुकाबले कहीं ना कहीं सीटें कम हुई हैं ना सर। मैंने सब सुना। आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते? आप या तो मुझे बोलने दीजिए या खुद नहीं। आपने बीच में आपने सवाल उठाया ना, उसका जवाब मैं दे रही हूं। जब आपने सवाल उठाया उसका जवाब मैं दे रही हूँ। जी बोलिए, आपको बोलने के लिए बुलाया गया। जी मेरी बात पूरी खत्म होने दीजिए मैडम, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। आप बीच बाद में आप जितने सवाल करने हो कर लीजिए, लेकिन मुझे जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपकी बात से इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि हाँ, हमें पहले से बेहतर पोजीशन आने की हमारी जो उम्मीद थी उससे कम सीटें घटी हैं, इस बात से इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन ये बात भी आप इस बात से इत्तेफाक तो रखती है ना कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी दोनों जगह उभर के आई है, इस बात से तो इत्तेफाक रखती हैं। और आपको ये भी इत्तेफाक रखती होंगी इस बात से भी कि हमने 260 सीटें लड़ी थी 2014 में, और इस बार हमने सिर्फ 150 सीटें में लड़ी थी, और उसके बाद 105 सीटें में। स्ट्राइक रेट देखिएगा अगर आप, तो आपको लगेगा कि स्ट्राइक रेट और वोट परसेंटेज सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में बड़ा है और वहां पर भी बड़ा है। अगर आप उस नजरिए से कैलकुलेट करेंगे या एनालिसिस करेंगे जो प्रॉपर एनालिसिस है, आप 260 में से हम 122 जीते थे, 150 जीत के हम 105 जीते हैं, तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। दोनों जगह हमारी सरकार बन रही है। हाँ, ये बात है कि जो उम्मीदें थी लोगों को कि जो कांग्रेस पार्टी और एनसीपी बिल्कुल उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाएगी जिस तरह के परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई, तो इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि उनका परफॉर्मेंस थोड़ा बेहतर हुआ है। लोगों की ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन आपकी मीडिया की भी ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी वजह से कहीं ना कहीं कमी रहेगी। उस चीज की जाहिर है हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे उसका, और उसके बाद जो भी कोर्स करेक्शन होगा करेंगे। लेकिन आपकी इस बात से मैं ना इत्तेफाकी रखता हूं कि आपने कहा कि जो कौमी जो मुद्दे थे उसको नकार दिया, बिल्कुल नहीं। हम उसी कौमी मुद्दे पे जीते थे 2019 का इलेक्शन, उसी कौमी मुद्दे पे आज भी हम कायम हैं, और कौमी मुद्दा हमारे लिए प्राथमिकता रहेगी, हमारी प्रायोरिटीज रहेगी, और उनको हम हर बार उसको आगे बढ़ाएंगे। और जिस तरह से हमें अक्सरियत हासिल अभी हुई, अक्सरियत हासिल आगे भी होगी इंशाल्लाह, उसे उम्मीद करते हैं। ठीक है, अबू आसिम आजिम साहब से इस ताल्लुक से सवाल करेंगे। अबू आसिम आजमी साहब, आपने जफर इस्लाम साहब को सुना, अब वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और वो मान नहीं रहे हैं कि कौमी जो मुद्दे थे जिसे बीजेपी ने बढ़ चढ़ कर उठाया था उससे बीजेपी को नुकसान नहीं हुआ है।
आजमी मैंने साहब। समझा कि मेरे सामने बीजेपी से कोई राम प्रसाद या कोई अशोक कुमार आएंगे, लेकिन जफर भाई मेरे सामने आए हैं। जफर भाई, मैं आपसे एक बात पूछूं कि माइनॉरिटी की तादाद कितनी है महाराष्ट्र में? उनकी आबादी का तनासुब कुछ पता है आपको जफर भाई? मैं जवाब दूं? जी जवाब जफर दीजिए। साहब, मैं आपको जवाब दूं इस बात का? जी दीजिए। जी मैं जवाब दे रहा हूं आसिम भाई, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। पहले तो आपको मुबारकबाद हो, आपने जीत हासिल की, उसके लिए मुबारकबाद तहे दिल से। लेकिन मैं आपकी बातों का जवाब देता हूं। देखिए, इस चीज के ये माने नहीं रखता है कि कितनी हमारी कितनी पार्टी में मुस्लिम है या माइनॉरिटी है और कितनी संख्या है। हमारी पार्टी की जो कोशिश है, और वो उस चीज को कोशिश को बराबर हम आपके सामने भी और लोगों के सामने रखते हैं कि देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी को भी अगर आप उस तरह नजरिए से देखिए, या आप अपनी खुद की पार्टी को देखिए, क्या मुस्लिम समाज से जितने लोग आते हैं, क्या आपकी पार्टी नहीं एक थोड़ी सी बात खत्म कर लेते, फिर आप आपका सवाल का जवाब देंगे। आपकी पार्टी मुस्लिम यादव के जो पार्टी जो है और जिसपे आप राजनीति आपकी पार्टी करती है, आप खुद बताइए। मैंने आपसे क्या मुस्लिम इलाके से क्यों करते हो? क्या सुनिए जफर भाई, मैंने आपसे बहुत छोटा सा सवाल पूछा था, आप बहुत लंबा जवाब देने लगे। सुनिए ना नहीं, मेरा मैं पूछता हूँ कि आप मुस्लिम इलाके से क्यों लड़ते हैं? आपसे खाली इतना पूछा था। आप जिस इलाके में रहते हैं, पूछा था मैं जिस मैंने आपसे पूछा कि जिस इलाके में रहते हैं वहां से क्यों नहीं लड़ते हैं? हाँ। आप समाजवादी पार्टी टिकट देते हैं, जिस इलाके में रहते हैं कोलाबा से लड़ लीजिए। मैं पाली हिल का मेरा घर है, मैं कभी भी इलेक्शन लड़ूंगा तो सिर्फ पाली हिल से लड़ूंगा, नहीं तो नहीं लड़ूंगा। आपको आप लड़ेंगे ना तो आपको 0 वोट मिलेगा, 0 लड़ के देख लीजिए। नहीं, कोई नहीं लड़ेगा। अबू आसिम आजमी साहब, आपको लगता है क्या वाकई में बीजेपी देश में क्या हो रहा है? बीजेपी को जितनी सीटें मिली हैं हरियाणा और महाराष्ट्र में, आपको लगता है कि कौमी इश्यूज को जिस तरीके से बचर के उठाया, क्या उसके नतीजे कॉमनल अप्रोच ले रहे हैं ना? सुनिए, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और बात तो सुनिए ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और आपने एक भी टिकट यहाँ पर माइनॉरिटी को नहीं दिया, और आप बहस करने माइनॉरिटी के आदमी जफर साहब मेरे सामने आए। मैं क्या बात करूं आपसे? ठीक है, मैं जफर साहब से इस हवाले से सवाल कर लेती हूँ। 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है आज। ठीक है, जफर इस्लाम साहब, महाराष्ट्र की अगर बात करें, महाराष्ट्र के ताल्लुक से सवाल अबू आसिम आजमी आपसे कर रहे थे, साथ ही मैं भी आपसे सवाल ये करती हूं कि 11% वहां पर मुस्लिम आबादी है महाराष्ट्र में, लेकिन एक भी सीट बीजेपी ने नहीं दी। ऐसे में कैसे सबका साथ सबका विकास मुमकिन हो सकता है? देखिए, मैं इस बात में को ज्यादा महत्व या ज्यादा इस तरह से उस पर ज्यादा जिरा नहीं करना चाहता हूं कि क्यों और किस लिए सीट नहीं मिला। काउंटर क्वेश्चन इतने मैं कर सकता हूं सामने कि अबू आसिम साहब भी उस पर उनको लगेगा कि मैं किस तरह के सवाल कर रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी पार्टी की एक ही कोशिश होती है कि जीतने वाले लोगों को दो, लेकिन वेलफेयर सबका होना चाहिए। मैं अब आपको अबू आसिम भाई, मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं माइनॉरिटी का हूं लेकिन जाहिल गवार नहीं, पढ़ा लिखा है और वेल एजुकेटेड हूं, इसलिए मुझे हर चीज के आंकड़े मैं आपके सामने रख सकता हूं। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जब जितनी भी वेलफेयर स्कीम है, क्या आपने सरकार की वेलफेयर स्कीम का एनालिसिस किया है? आपने सेंट्रल वेलफेयर स्कीम के एनालिसिस किया आपने? आप एक पॉलिटिशियन है और आप अगर माइनॉरिटी के बारे में चिंतित रहते हैं तो मैंने आपसे जो पूछा ना, या मेरी कौम की इसलिए नहीं करेंगे कि आपको सिर्फ कॉम्युनल पॉलिटिक्स करनी है, नहीं कर सकता। नहीं, मुझे बताइए ना कि मेरी लीडरशिप के लिए आप क्यों नहीं आप किसके क़यादत में लड़ रहे हैं? आपको क्यों नहीं राज्यसभा में भेजा जाता? नहीं, आप किसके क़यादत में लड़ रहे हैं? आप किसके क़यादत में लड़ रहे हैं? वो क्या मुस्लिम कम्युनिटी के से कोई आता है जिसके क़यादत में आप लड़ रहे हैं? मैं क़यादत में अखिलेश यादव जी के लड़ रहा हूं और हिंदू करने चाहते हैं आप। अखिलेश यादव जी के क़यादत में लड़ रहा हूं, लेकिन मुस्लिम इश्यूज पे अखिलेश यादव जी बराबर लड़ रहा हूं, और मुसलमानों का जितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। अरे मैं आपको बताता हूं अखिलेश यादव जी की बात। जी बोलिए जफर साहब। बिल्कुल गलत। अरे पहले क्या बताएंगे आप भाई साहब? अरे देश को बर्बाद कर दिया, सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, आप सुन लीजिए, झूठ बोल करके इस देश को बर्बादी के कगार पर लाए
और जफर आप भाई को सुन मेरे लीजिए, मैं सामने आपको भेज दिया बात करने के लिए। आज मैं कह रहा हूं कि इस देश की जनता को पता नहीं क्या हो गया है, क्या उनको दिमाग में चढ़ गया है, हिंदुत्व के नाम पर इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। मैं यहाँ की जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, भारतवर्ष एक विशाल देश है, इस देश को बर्बादी से बचा लो और बीजेपी जैसी पार्टी को खत्म करो। हाँ, इसलिए आपको इलेक्शन के लिए सिर्फ मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया से लड़ना है। इस विशाल ये सोच आपकी क्यों खत्म हो जाती है? जब इलेक्शन अपने फायदे की बात आती है, 15 लाख रुपया एक खाते में डाल दूंगा, अपने फायदे की बात आती है, अपने मफाद की बात आती है, तो आप अबू आसिम आजमी साहब, आपसे मेरे सवाल एक सेकंड के लिए, ऐसे आप दोनों बातें करेंगे तो दोहरा रंग मत रखिए, मुस्बत रद्द-ए-अमल भी सामने नहीं आ पाएगा। अबू आसिम आजमी साहब, आप ये कह रहे हैं और जनता से अपील भी कर रहे हैं बीजेपी के हवाले से, ऐसे में जब बीजेपी से इतनी दिक्कत है तो तमाम अपोजिशन पार्टियां एक साथ क्यों नहीं आ पाती हैं? हाँ, यही तो बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है, हमारी बहुत बड़ी मुसीबत है। और कांग्रेस पार्टी कहते हैं ना कि रस्सी जल गई बल नहीं गया। समाजवादी पार्टी ने यूपी में बीएसपी से इसलिए हाथ मिलाया था कि अगर बीएसपी और समाजवादी पार्टी का दोनों का वोट जो पहले मिला है पास्ट में, अगर उसको जोड़ दिया जाए तो बीजेपी यूपी में खत्म हो जाती। हमारी कोशिश अपमान सह करके जो हमारी सीटें जीतने वाली थी वो भी बहन मायावती जी को अखिलेश जी ने थाली में सजा के दे दिया, इसलिए कि किसी तरह से बीजेपी खत्म हो जाए, परंतु अब नहीं हुई। अब कोई दिक्कत हो गई उसमें, लेकिन हमारी तरफ से पहल पूरी रही, ये कांग्रेस नहीं कर रही है। कांग्रेस को आज आगे बढ़ करके तमाम पार्टियों को, जहां पूरे देश में समाजवादी पार्टी नहीं है, लेकिन इसकी शुरुआत तो कोई भी पार्टी कर सकती है ना अबू आसिम आजमी साहब, इसकी शुरुआत तो कोई भी पार्टी कर सकती है ना, इसकी शुरुआत तो कोई भी पार्टी कर सकती है। जी, हम तो आप तमाम पार्टियां एक ही नहीं हो पाते, अपने फायदे की तरफ सोचने लगते हैं। जी, आपको दूंगी मौका, जी आपको दूंगी। अबू आसिम आजमी साहब, इसकी शुरुआत तो कोई भी कर सकता है। मैंने महाराष्ट्र में, सुनिए, मैंने किया महाराष्ट्र में, मेरी पार्टी 57 सीटों पर लड़ने जा रही थी, मैंने छोड़ दिया। मैंने कांग्रेस के सामने एक भिखमंगे की तरह से, एक भीख मांगने वाले की तरह से रिक्वेस्ट किया कि भाई ऑटो का बंटवारा रोक करके आओ, साथ में आ जाओ। कांग्रेस पार्टी से मैंने सिर्फ 3 सीट पे अलायंस किया, 3 पे, कि ताकि ज्यादा सीटों लड़ करके मैं बंटवारा न करूं। ओवैसी साहब ने शायद 70-75 सीटें लड़ी होंगी, लेकिन 2 ही चुनकर आए, और मैंने 3 पे अलायंस किया। कांग्रेस ने मेरे साथ धोखा किया। आखिरी दिन, जिस दिन फॉर्म भरने का टाइम होता है, जुमा की नमाज के पहले, उन्होंने भिवंडी की सीट पर एक आदमी को लाकर एबी फॉर्म दे दिया। अब मेरा अलायंस तोड़ दिया, लेकिन मैं 3 सीट लड़ा, 2 सीट चुनकर आया। मैंने कोई वोट बंटवारा नहीं किया, इसलिए कि मैं नहीं चाहता हूं कि ऑटो का बंटवारा हो और बीजेपी जैसी पार्टी चुनकर आए। और आज अगर कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी, जनता दल, आरपीआई, शेखापक सब खुले दिल से एक साथ में आ जाए ना, तो बीजेपी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। ये मैं बार बार हाथ जोड़कर सेकुलर पार्टियों से निवेदन कर रहा हूं, हमारे हारने की असल वजह यही है। ठीक है, जफर इस्लाम साहब, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं अब इनको सिर्फ इतना इनसे गुजारिश है, जिस अंदाज में मैंने उनको सुना है जी, और डिसिप्लिन के साथ, वही डिसिप्लिन का मुजाहरा ये भी करेंगे और मेरे को बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। मैं इनको पूछता हूं कि अगर आप वाकई आप चाहते हैं कि मुस्लिम समाज का रिप्रेजेंटेशन हो, आपकी ये सोच है, आप ये नहीं चाहते मुस्लिम समाज का भविष्य अच्छा हो, उनका उत्थान हो, ये नहीं चाहते, सिर्फ आप चाहते हैं कि उनको कहीं ना कहीं, तो आप क्यों सबसे आप स्टार्ट कीजिए, आप ऐसे इलाके से लड़िए जहां मुस्लिम समाज का पॉपुलेशन नहीं हो, 0 हो, वहां से लड़के आप दिखाइए और जीत के दिखाइए। आप मुझे कह रहे थे कि आप लड़ेंगे तो 0 वोट मिलेगा, ये आप छोड़ दीजिए, मुझ पे कमेंट करना, पहले खुद को डेमोन्स्ट्रेट कीजिए कि आप लड़ सकते हैं और आपकी ऐसी हैसियत है कि आप हर कम्युनिटी के सामने एक अच्छे इंसान की तरह लड़ सकते नहीं है। इसलिए कि आप कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं और कम्युनल कलर देते हैं हमको, हमें कम्युनली आप पेंट करते हैं, उसका हमें फायदा होता है, नुकसान नहीं। आप जितना कम्युनली पेंट करेंगे हमें फायदा होगा, लेकिन नुकसान नहीं, और लेकिन आपको नुकसान होगा। दूसरी बात मैं आपकी जानकारी के बताते हैं कि आप पैसे पर तो ध्यान दे सकते हैं, लेकिन लोगों को सुनिए नहीं। अब देखिए, इनको नहीं सुनेंगे, सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए, उसका बाद मैं भी आपकी बात सुनूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि आप देखिए, अगर मुस्लिम समाज के रिप्रेजेंटेशन अगर जॉब में देखिए तो 2014 के बाद ये आंकड़े हैं आपके सामने हैं,
0.79% से इजाफा हुआ है। ये शायद इन्होंने कभी जिक्र भी नहीं किया होगा, ना कभी देखने की कोशिश भी की होगी। 0.79% सरकारी महकमे में हमारी रिप्रेजेंटेशन बढ़ी है। लीडरशिप किसकी है, क़यादत किसकी है? नरेंद्र मोदी जी की। ये आपको शायद, अरे आप देखिए सर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपको जानकारी नहीं हो तो कम से कम अपने आप को एक्सपोज मत कीजिए लोगों के सामने कि आपको जानकारी नहीं है। सिर्फ आप ऐसी पॉलिटिक्स करते हैं जिसमें आप नॉलेज के मामले में जीरो है, इसे कम से कम आप देखता हूं। अरे सुन लीजिए, तो आपको नहीं जानकारी है, आपको जानकारी बिल्कुल नहीं है। आपको बता रहे वेलफेयर स्कीम में आपको नाम लेता हूं और गलत बोलेंगे तो आप इसी प्रोग्राम में बुला के आप मुझे बिल्कुल एक्सपोज कर दीजिए। मैं कह रहा हूं झूठ बोलने वाली पार्टी में, अरे सुनिए, जितनी जानकारी में आपको और भी जानकारी दे रहा इजाफा होगा उससे कंपेयर। अरे सुन लीजिए अबू आसिम आजमी साहब, सुन लीजिए। डिसिप्लिन नहीं, जिस इंसान में डिसिप्लिन नहीं हो, क्या संजीदगी से अबू आसिम आजमी साहब सुन लीजिए। जफर इस्लाम क्या कह रहे हैं, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, आपको बोलने का मौका अबू आसिम आजमी साहब दिया जाएगा। जफर इस्लाम क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। मैं टाइम क्यों वेस्ट करूं? अबू आसिम साहब, मैं बोलिए। जफर साहब आप अपनी बात रखिए, सुन रहे हैं जी। डिसिप्लिन पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूं मैं आपके साथ। मैं कह रहा हूं कि देखिए, चाहे वो वेलफेयर स्कीम जैसे आपको गैस कनेक्शन हो, चाहे आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, चाहे आपका लोन देने की बात हो गरीबों को, या स्कॉलरशिप देने की बात हो, आप देखिए आंकड़े देखिए। ठीक है, इस सरकार ने बिना ये कौन बेनिफिशियरी हो वो नहीं देखा। ये जो इस लाइन में आता है, मतलब जो गरीब है, जो बेनिफिशियरी के लिए जो एलिजिबल है उसको दो, चाहे उसका। आपका जफर साहब सीधे तौर पर ये कहना है कि जितनी स्कीमात थी उससे सभी का फायदा हुआ है, सबका विकास हुआ है। आपसे सवाल जफर साहब यहाँ पर ये करना चाहेंगे, एकला चलो रे की पॉलिसी पर बीजेपी जो है काबिज रही है और बीजेपी ये कहती रही है, लेकिन इन दोनों रियासतों के इंतखाबात के नतायज से आपको लगता है कि अब ये मुमकिन नहीं है अगर राज्यों के इंतखाबात होते हैं तो बीजेपी के लिए उसे सहारा लेना ही पड़ेगा किसी न किसी पार्टी का या फिर आजाद उम्मीदवारों का? देखिए, बिल्कुल सहारा नहीं लेना पड़ेगा। दोनों स्टेट में हमारी सरकार बनेगी, कंफर्टेबल सरकार बनेगी। जाहिर है नहीं जफर साहब, आपने हरियाणा में 75 पार का नारा दिया था, लेकिन हरियाणा की तस्वीरें क्या है वो हम सभी के सामने है, और महाराष्ट्र में क्या कुछ कहा था वो भी सभी के सामने है। लड़कियों को मुख्यमंत्री बनाइए। हालांकि महाराष्ट्र में बीजेपी को 17 सीटों का नुकसान हो रहा है। जफर साहब, महाराष्ट्र में बीजेपी को 17 सीटों का नुकसान हो रहा है, लेकिन बीजेपी को ये ऐसी उम्मीदें नहीं थी। ये परेशानी का सबब है ना बीजेपी के लिए जफर साहब। देखिए, हम कंफर्टेबली सरकार बना रहे हैं दोनों स्टेट में। आपकी नॉलेज के लिए बता देते हैं, आपके टेलीविजन चैनल पे बता रहा हूं कि दोनों जगह हमारी जफर भाई बना दीजिए, आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री अनाउंस कर दीजिए। और साथ साथ जी बोलिए जफर इस्लाम साहब, आप बैठिए वहां और देखिए। मैं भी बंबई में, आप भी देखिए, और जब वहां आपको देखिए कौन मुख्यमंत्री बनेगा वो भी देख ले। नहीं, कौन मुख्यमंत्री बनेगा वो भी आप देख लीजिएगा, आपकी नजरों के सामने बनेगा। आप उसी इलेक्टेड मेंबर हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि वही ठीक है। अबू आसिम आजमी साहब बीजेपी को कहीं ना कहीं दोनों रियासतों में नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में अगर दीगर रियासतों की छोटी जमातों की बात करें तो क्या उन्हें उम्मीद की किरण नहीं दिखाई दे रही? आगे आने वाले इंतखाबात में उनकी उम्मीदें मजीद बढ़ी नहीं है बीजेपी की जिस तरीके से पोजीशन अभी हमारे सामने है? अबू साहब देखिए, अब आज मैं इस बात को एक सेकंड, जफर इस्लाम साहब आपके पास लौटेंगे। अबू आसिम आजमी से सवाल किया, उनसे जवाब ले लीजिए। जाएगा, कागज की नाव कब तक चलेगी? कागज की नाव कब तक चलेगी? झूठ के भरोसे ये देश नहीं चल सकता। बस थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि इनका ये मोदी जी जो है ऐसा जबरदस्त चिल्लाते हैं गला फाड़ फाड़ करके कि 100 बार एक झूठ को बोला जाए तो सच नजर आता है, लेकिन सामने जनता की चीजें खुल रही हैं कि आज देश डेवलपिंग कंट्री की लाइन से बाहर हो गया। आज देश के अंदर बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा हो गई। आज 15-15 हजार रुपया भी बैंक से लोग नहीं निकाल पा रहे हैं। आज देश लोगों की तरफ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, हिंदू, इसलिए अब धीरे धीरे लोगों का निकाल के देखिए, उनकी नैया डूबेगी
और सेकुलर पार्टियां सत्ता में आएंगी और देश का बोलबाला होगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। मैं भारतवर्ष की जनता से निवेदन करता हूं कि भाई इनके बहकावे में मत आइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाइए। ये लोग नया संविधान लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ये बेचारे देश को मनुवादी लोग आज फिर लग रहे हैं। और मैं मानता हूं इस देश में सबसे बड़ा देशद्रोही वो है जो आज हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ा कर रहा है। कहते हैं अबू आसिम साहब के मैं कोलाबा से लड़ूंगा या पाली हिल से लड़ूंगा। जफर भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, सच्चाई बोलो। कि मैं मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके से नहीं लड़ूंगा। अरे नहीं लड़ सकते, आप पे हिम्मत नहीं है। ये बातें से चुनौती दे रहे हैं अबू आसिम आजमी। अबू आसिम आजमी आपको जफर साहब चुनौती दे रहे हैं। मुस्लिम अक्सरती इलाकों में आप चुनकर लड़ते हैं, घर पे हिंदुओं को आप इलाके को मुंतखब करके लड़ाई लड़ते हैं, इंतखाबी मैदान में उतरते। जवाब दीजिए, आपको चुनौती मिल रही है। इस तरह की भड़कावी बात करके जो जीतते हैं उस नहीं जवाब लड़ेंगे। मोदी जी को बोल दो इनका पोल खुल गया, यहीं पर नहीं लड़ सकते। लड़ रहे हैं, मैं आपको बोलता हूं। भेज दो मानखुद शिवाजी नगर से मोदी जी को लड़ने के लिए। अरे आपको कह रहा हूं ना, आप छोड़िए उनको, वो तो कहीं से भी चुन के आ जाएंगे। और आपको डेसिमेट करके दिखा दिया कि आपके घर में घुस के आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हालत हो गई है। ठीक है जफर इस्लाम साहब, बता दीजिए आप ठीक है जफर इस्लाम साहब, दोनों रियासतों में आपकी सरकार बन रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के माथे पे शिकन भी जरूर होगी कि जिस तरीके से 2014 में बहुमत मिला था और ये सीटों का आंकड़ा जो था उसमें कमी आई है। ये परेशानी है बीजेपी के सामने, आप ये नहीं मान रहे। आगे आने वाले दिनों में कहीं मजीद ये परेशानी का सबब ना बन जाए। जफर साहब, बाकी पॉलिटिकल पार्टी कैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टी कैसे सोचती है उसके बारे में मालूम नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर कोई जो भी इलेक्शन का रिजल्ट आता है उसको इंट्रोस्पेक्ट करती है, उसका आकलन होता है और इंतखाब के रिजल्ट जो रिजल्ट होता है उसके बाद उसको जाके उसके पे जो कोर्स करेक्शन लेना होता है करते हैं। लेकिन जब इनसे पूछ रहा हूं कि अगर आप कोलाबा से लड़ेंगे भाई साहब, आप क्या मालाबार हिल से लड़ेंगे जहां आप अपना बिजनेस करते हैं, इतने सारे लोगों से मिलते हैं, उनके आसपास में लड़ेंगे नहीं। वहां गरीब गुरबा मुसलमान को भड़का के उनको किसी न किसी में उलझा के आपसे सवाल ये था कि आने वाले दिनों में क्या लगता है कि बीजेपी के लिए मजीद जमीन तंग होगी? क्या बीजेपी को ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में मजीद तंग हो सकती है जमीन? सिर्फ आपने अपने फायदे के लिए, मफाद के लिए इस्तेमाल किया है। जफर साहब, आप मेरे सवाल के जवाब नहीं दे रहे हैं। जिस तरीके से आंकड़े हैं उसके मुताबिक मैं आपसे सवाल ये कर रही हूँ कि आने वाले दिनों में लगता है कि मजीद मुश्किलें बीजेपी की बढ़ सकती हैं जब दीगर रियासतों के इंतखाबात होंगे। इन आंकड़ों को देखकर आपको क्या लगता है? कोई मुश्किल नहीं। ठीक है अबू आसिम आजमी साहब, आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगी। झारखंड में भी सरकार बनाएंगे और इस बार दिल्ली में भी सरकार बनाएंगे। ठीक है, दिल्ली में भी सरकार आपकी होगी, लेकिन छोटी जमातों के हौसले जरूर बुलंद हुए हैं। अबू आसिम आजमी, इससे छोटी जमातें अपने आप को कितना मजबूत समझ रही हैं, नीचे आ गए, आपको क्या लगता है? और उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में समाजवादी पार्टी ने 3 सीट जीत ली, चौथी में जीतते रह गई। 4 सीट समझिए समाजवादी पार्टी की, इनकी 11 सीटों में 4 सीट समझिए हमारी हो गई। तो ये तो नीचे आ रहे हैं ना, चारों तरफ नीचे आ रहे हैं। और इंशाअल्लाह आने वाले दूसरे इलेक्शनों में ये लोग खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग देश को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया है। सिर्फ धर्म के नाम पर ये लोग देश को बांट रहे हैं। अब ये देश भाई आप कब से लड़ रहे हैं और इनको आप उन लोगों के लिए क्या किया जहां से लड़के आते हैं, जीत के आते हैं, लोगों को मिसलीड, लोगों को बहका के उनको कहीं ना कहीं गुमराह करके जो आप जीते हैं, वहां हमने बाहर ला दिया, वहां हमने बड़ी खुशहालियां ला दिया। वहां के लोग कहते हैं अरे क्या किया है उत्तर प्रदेश इतने सालों तक रहा, क्या आपने किया उत्तर प्रदेश? वहां के लोगों को खराब कुछ बात करते होंगे, लेकिन आपकी जिंदगी में ये भी तल्ख हकीकत है कि मुस्लिम आबादी चाहे जितनी रही हो रियासत की, वहां पर बीजेपी ने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया। क्या ये तल्ख हकीकत नहीं है? हरियाणा को छोड़ दे तो जफर भाई को नहीं टिकट दिया, जफर भाई एमएलए नहीं बनाया, एमपी नहीं बनाया। जफर साहब, आपसे कमेंट चाह रही हूं। नहीं, मैं देखिए मुझे अगर मैं राज्यसभा में आरएसएस वाले जाएंगे, जफर भाई थोड़े जाएंगे। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कोशिश नहीं की,
लेकिन आप जाइए, लेकिन अगर जाइए, जिस जाइए राज्यसभा दिन में आप। कोशिश करूंगा तो जरूर मैं ताली मिलेगा। बजाऊंगा, पार्टी आपके मिठाई ने बांटूंगा, ये बात मैं जाइए आप राज्यसभा में। नहीं मुझे नहीं मोदी लेकिन अमित और ये भी शाह बता दो, अरे अगर जादू को भेजो। अबू आसिम, मैं आपके सामने चैलेंज करता हूँ जफर भाई, वो मिनिस्टर अबू बनाओ। आसिम आजमी अगर ये कह दें कि मैं जिस इलाके में रहता हूँ जफर भाई, होम मिनिस्टर जिस बनाओ। इलाके में रहता हूँ पाली ठीक हिल है। पे, अगर मेरा घर है, अगर वहां से लड़े, नहीं, ये अगर कह दे कि ये लड़ेंगे अपनी पार्टी के सिंबल से, और मैं इनको दावा करता हूँ, चैलेंज करता हूँ, मैं कोलाबा ये से तो लड़के आप ही दिखा लोग सकता ने हूँ। बांट दिया ना आपको अगर है तो हिंदू अगली बार मुसलमान जब को। भी ठीक है, इलेक्शन दोनों होगा, पार्टियों के अपने अपने तर्क है, दोनों पार्टियां अरे आप कहती तो हैं जाइए हिंदू कि मुस्लिम की मुझसे तो राजनीति की गुमराह जाती है, करके लेकिन वोटों इन के लिए इंतखाबात से ये साफ तौर पर झलकता है जिस को मान नहीं रहे हैं जफर इस्लाम साहब। कुछ देर पहले भी हमने उनसे सवाल किया था। फिलहाल वक्त कम है, आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे खास प्रोग्राम दो रुख में जुड़ने के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।